बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यू टू फाइनाइट वायर, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका डेरिवेशन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, ऐसा डेरिवेशन जो आपने अभी पहले जैसे आपने रिंग का या डिस्क के डेरिवेशंस जो थे वो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देख रखे थे, बट इसका जो डेरिवेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक फाइनाइट वायर लिया है ना अपन ने, तो मान लो ये वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, लैम्डा। तो इस पे प्लस 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 इस तरीके से जमा हुआ है, और उसके किसी इस पॉइंट पर आर दूरी पर, लेट्स से इस पॉइंट को नाम देते हैं पी, पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि अगर मैं इसके किनारों से यानी कि सिरों से उस पी पे एंगल सबटेंडेड देखूं तो ये एंगल जो है ये अल्फा आता है, और अगर नीचे के सिरे से मैं एंगल सबटेंडेड देखूं तो ये एंगल जो है ये बीटा आता है। मतलब आपको क्या क्या गिवन है, आपको अल्फा, बीटा, आर और लैम्डा गिवन है, और आपको इन्हीं टर्म्स में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो लाइन चार्ज का, एक लाइन का एलिमेंट तो एक पॉइंट चार्ज हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको अपनी रेफरेंस लाइन माना, ठीक है, और यहां से मैंने y दूरी पर एक एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस कितना है बेटा, dy। ठीक है, अगर मान लो मुझे इस पे चार्ज लिखना है dq ऑन दैट एलिमेंट, ठीक है, उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा, तो उसको अपन डिनोट कर रहे हैं dq से। सो dq विल बी व्हाट, dq विल बी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, सो लैम्डा dy। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये जो एलिमेंट है, ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। मैंने वहां से लाइन शुरू करी और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा मिटा के दिखा रही हूं ताकि आपको डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। ठीक है, ये बीटा हो गया और ये अपना अल्फा हो गया, तो मैं अभी बीटा और अल्फा को भी मिटा देती हूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो। यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, तो अपन एक कंपोनेंट कर लेते हैं EX और एक कंपोनेंट कर लेते हैं EY। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अपन को EX को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और EY को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हमें कंपोनेंट्स करने की क्यों जरूरत पड़ी वो समझो, कि अगर आप इससे ऊपर वाला अगर एलिमेंट ले लोगे, मान लो यहां एलिमेंट ले लेते हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और आएगी। तो आप इसको और इसको साथ साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपोनेंट्स तोड़ लो। ठीक है, और कंपोनेंट्स अब मान लो किसी भी डायरेक्शन में हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स तो एक तो EX की डायरेक्शन में होगा और एक EY की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे और ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए इनको इंटीग्रेट कर लो और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, और फिर आंसर जो है वो आई कैप और जे कैप में दे दो। अब आपको ये दूरी निकालनी आनी चाहिए। अगर ये r है ये y है, तो ये दूरी कितनी हो गई, r² प्लस y²। अब पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है दैट विल बी k dq डिवाइडेड बाय, ये दूरी कितनी हो गई, √r² प्लस y²। ठीक है, r² प्लस y², और k q बाय r² मतलब दूरी का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि मान लो मैंने ये थीटा एंगल पे लिया था ये एलिमेंट, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो आपको पता है कि आपको सवाल में दिया था कि ये थीटा कहां तक जाएगा, तो ये थीटा यहां से शुरू होके यहां ऐसे घूम के और ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका होगा तब वो एंगल कितना बन रहा होगा बेटा, वो एंगल जो था वो आपको दिया था अल्फा। ठीक है, और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे थे तब वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल हो गया बीटा। तो मैंने कोई रैंडम एलिमेंट माना ना बीच में, तो मैंने उसका एंगल ना अल्फा बोला ना बीटा, हमने बोला एंगल थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं डायग्राम को बहुत साफ सुथरा बना रही हूं, अलग से बना रही हूं, मैं यहां पर दिखा रही हूं कि मैंने एक बीच में एलिमेंट माना है जिसका एंगल अल्फा तो यहां से प्रोजेक्ट करोगे तब बनेगा, बीटा यहां से प्रोजेक्ट करोगे तब बनेगा, पर बीच में से कहीं लेके आ रहे हैं, तो मैंने उस एंगल को नाम दिया थीटा। और अब उस थीटा के टर्म्स में हम आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ये y है और ये r है, क्या मैं tan थीटा लिख सकती हूँ क्या, यस, tan थीटा विल बी रिटन एज y अपॉन r।
सो y विल बी रिटन एज r tan थीटा। मैंने क्यों लिखा, देखो यहां पर y को मैंने r tan थीटा क्यों लिख लिया, देखो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मुझे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी गई थी ना बेटा, वो एंगल्स की टर्म्स में दी गई है कि अगर मैं यहां अपर पॉइंट पे जाऊंगी तो उसका एंगल अल्फा बन रहा है, और अगर मैं लोअर लिमिट पे जाऊंगी तो उसका एंगल बीटा बन रहा है। तो मुझे एंगल्स की टर्म्स में लेके आना है सब कुछ। तो मैं के डी क्यू को आगे प्रोसीड करूंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ के लैम्डा डी वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको लिख लो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक डीवाई का टर्म बन रहा है, वो डीवाई इसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर करा है। तो डीवाई कैसे लिख सकते हो आप बेटा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को पुट करेंगे, पर ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ डीई है। अगर मुझे EX निकालना है तो मुझे डीई का क्या करना पड़ेगा, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो मैं इनको डीई से डिनोट कर रही हूं, उस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर मेरे को अगर पूरे फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट मैं इसको तो करूंगी नहीं, मैं इसको करूंगी या फिर इसको करूंगी। तो DEX को इंटीग्रेट करते हैं, तो करते हैं इंटीग्रेट, देखो कैसे करेंगे। तो मैं इसको मिटा देती हूं यहां पर, और मेरा dy क्या आया बेटा, मैं यहां पर लिख लेती हूं, इट विल बी आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालना है आपको टोटल, तो आपको DEX करना पड़ेगा। और DEX क्या लिखेंगे हम, तो के लैम्डा dy की जगह लिख देते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, तो याद करो मैंने y अपॉन आर इक्वल टू टेन थीटा बताया था, तो y कितना हो जाएगा, आर टेन थीटा, सो इट विल बी आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ हुआ डीई हुआ, अभी हमने cos थीटा तो लिखा ही नहीं, क्योंकि DEX में क्या आएगा, DE cos थीटा आएगा, हमने इस एंगल को थीटा माना हुआ है ना। और इसमें यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, DE sin थीटा, तो एक वो वाला cos थीटा यहां पर जरूर आएगा, उसको ना भूले। अब देखो सारा टर्म जो है वो आपका थीटा में बन गया। और अपन एक और चीज भूल गए थे कि अपन ने जब इसको डिफरेंशिएट किया था तो इट इज dy इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये टर्म जो है इसके साथ एक डी थीटा भी है, ठीक है। तो दिस इज दिस टर्म, ये खतरनाक टर्म बनी है, बस ये खतरनाक दिख रही है नहीं, इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी है। देखते हैं कैसे, ये देखो ऊपर आप देखो तो नीचे से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो मैं अलग से लिख रही हूं, के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर से बच रहा है cos थीटा, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट जाएगी थीटा पे, तो आपको पता है बेटा कि अगर आपको यहां से शुरुआत कर रहे हो और आप यहां से एंगल मेजर करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहां से एंगल कहां से, इस रेफरेंस लाइन से, तो इस रेफरेंस लाइन से अगर आप एंगल मेजर करना शुरू करोगे तो आप एक एक एलिमेंट पे जाओगे, एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर आप टॉप पे पहुंचोगे तो एंगल कितना बन जाएगा बेटा, वो अल्फा। फिर आपने नीचे वाले तो एलिमेंट रह गए, तो नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए आप नीचे जाओगे ऐसे 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 इस तरीके से, तो नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए वो एंगल कितना बनेगा, बीटा। अब आप ऐसे मत करना कि आप यहां से शुरू कर दो, यहां से एंगल बढ़वाना शुरू कर दो, नहीं, क्योंकि आपने रेफरेंस लाइन यहां से मानी थी और यहीं से आपने अपना थीटा मेजर किया था इस रेफरेंस लाइन से, इसलिए आपको शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। यहां से आप ऊपर गए तो अल्फा मिला और यहां से नीचे गए तो आपको बीटा मिला, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है कि आपने थीटा को इस डायरेक्शन में मेजर किया था, मतलब ये डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे थे तो आप अल्फा पे पहुंचे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे थे तो आप बीटा पे पहुंचे। अब आपने थीटा को यहां पर क्लॉकवाइज लिया था, मतलब अल्फा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और बीटा आपने बीटा को नापने के लिए आप उल्टा घूमे, देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बीटा को नापने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसलिए आप बीटा को लिखोगे नेगेटिव। फिर से सुनते हैं इस बात को, क्या बोलना चाह रही हूं मैं बोलना चाह रही हूं कि आपने जब थीटा को मेजर किया, ठीक है, मैं डायग्राम एक बार साफ सुथरा बनाती हूं, देखो ये वो पॉइंट था, ठीक है, ये वो पॉइंट था। तो यहां पर अपन जब अल्फा को मेजरमेंट की बात चल रही थी तो आप थीटा जो आपने किसी एलिमेंट का माना था वो कुछ इस तरीके से माना था, और ये थीटा था, आप ऐसे देखो ये वाला थीटा था, ठीक है। आप कैसे मूव किए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा को मापने के लिए भी आप गए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज माना और आपने मूव भी एंटी क्लॉकवाइज किया तो अल्फा लिखा जाएगा पॉजिटिव। लेकिन बीटा के लिए बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि थीटा आपने रेफरेंस लाइन से माना है, ये वाली रेफरेंस लाइन से। तो इस थीटा को कैसे कवर करेंगे? ऐसे उल्टा घूमेंगे, लेकिन ऐसे, जबकि थीटा आपने कैसे घुमाया था? क्लॉकवाइज। अब आप बीटा के लिए कैसे घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर बीटा जो है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो है लिमिट रखेंगे वो लिखेंगे अल्फा से, सॉरी नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो इट इज माइनस बीटा से प्लस अल्फा की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें ये आर से आर कट जाएगा एक, और क्या निकलेगा बाहर देखते हैं। मैं ऊपर लिख देती हूं, चलिए। तो के लैम्डा बाय आर बाहर निकल गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या बच रहा है? कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां जा रही है? माइनस बीटा से अल्फा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। के लैम्डा बाय आर, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, और साइन थीटा पे जब लिमिट पुट करेंगे बेटा, सो इट विल बी साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। देख लो, पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, सॉल्व भी कर देती हूँ। सो के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, फिर लिमिट पुट करेंगे, सो इट इज माइनस बीटा से अल्फा। अब पुट करो अपर लिमिट, सो के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस तो फॉर्मूले का और फिर माइनस बीटा खुद के एंगल का। तो ये चीज क्या बन जाएगी? इसको आगे सॉल्व करें तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, लेकिन ये फॉर्मूला अधूरा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ निकला है EX डायरेक्शन में, मतलब अभी हमारा काम अधूरा है। अभी हमें EY डायरेक्शन में, याद करो मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बताया था, ये DE पार्ट है, इसका ये वाला कंपोनेंट अभी हमने निकाला है DEX, तो उसको ही इंटीग्रेट करके लेके आए हैं हम। अभी हमें DEY को करना बाकी है इंटीग्रेट। तो DEY में पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम चलेगा, बस आपने यहां पर DEX को कैसे इंटीग्रेट किया था? DE cos थीटा लिख के, अब हम इंटीग्रेट करेंगे DE sin थीटा लिख के। तो क्या आप एग्री करते हो कि सेम सिचुएशन बनेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहां पर जो cos थीटा आ रहा था, जब आप EY करोगे ना, तो आपको पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं बच्चों। देखो आप समझो इस चीज को कि सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम था। कैसे सेम था? देखो मैं दोबारा से बता देती हूं कि आप DEY का इंटीग्रेशन करोगे तब आपको पूरा EY मिलेगा, छोटे से टुकड़े का समेशन करते जाओगे तो आपको पूरा EY मिलेगा, एंड दैट विल बी, क्या होगा वो? K dq लैम्डा dy डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर से वही दूरी होगी, मान लो ये y था तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सेम टर्म बन रही है। उसके बाद आपको एक साइन थीटा और लगाना है, क्योंकि आपकी बार इस टर्म में क्या बनेगा? ये DE साइन थीटा, ठीक है। फिर से आप dy को पुट करेंगे, सो के लैम्डा dy क्या था अपना? r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, और अपना y क्या था? r टेन थीटा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूं। फिर अपन कॉमन लेंगे, सो के लैम्डा, ऊपर r है नीचे r स्क्वायर कॉमन लिया तो इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सब इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका एक तरीके से, और ये साइन थीटा। अब देखो फिर से आप देखो, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, के लैम्डा बाय आर बाहर निकलेगा, के लैम्डा बाय आर बाहर निकल गया, और अंदर आपको क्या दिखेगा? साइन थीटा और डी थीटा। तो यहां पर आपका सेम लिमिट जाएंगी और दिखेगा साइन थीटा डी थीटा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स विल बी सेम, माइनस बीटा से अल्फा। बढ़िया। अब उसके बाद जो समेशन बोलोगे आप, क्या बोलोगे? EY इक्वल्स टू, क्या बोलोगे आप? बोलो। सो इट विल बी के लैम्डा बाय आर, ठीक है। अब मुझे बात करनी है कि माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं पहले लोअर लिमिट लिख लेती हूं और फिर अपर लिमिट। तो देखना, बहुत ध्यान से समझना, इट विल बी कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा,
और अच्छी बात क्या है इसमें कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उसको हम बोल सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर इन वाई डायरेक्शन। और अगर आप आंसर करेंगे ना बच्चों, जैसे इस केस में अगर आपको आंसर करना पड़ जाए, ये वायर था तो इसमें ई एक्स तो पॉजिटिव आई कैप में था और ई वाई जो था आपका वो माइनस जे कैप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नेट लिखा जाएगा ई नेट, वो लिखा जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई माइनस जे कैप। ठीक है, आप खुद समझिए कि अगर ये अल्फा और नीचे जो बीटा था वो बराबर नहीं था, मतलब ऊपर वाला जो एंगल था और नीचे वाला एंगल बराबर नहीं थे, तो ये ई वाई जो कंपोनेंट थे कैंसिल नहीं होंगे। अगर वो बराबर होते, मान लो ये अल्फा तक जाता और नीचे वाला भी अल्फा तक जाता, तो फिर एक ठीक इसके नीचे सिमिलर वाई दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कुछ इस तरीके से बनता, इस तरीके से। ठीक है, जिसका एक कंपोनेंट फिर से इसी डायरेक्शन में आता और एडअप हो जाता और एक कंपोनेंट इस तरफ आता। ठीक है, तो ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देता कंप्लीटली अगर जो है ये भी अल्फा होता और नीचे वाला भी अल्फा होता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप बीटा को अल्फा के बराबर पुट कर देंगे, देखो बहुत ध्यान समझो, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाता है? 0। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब आप मान लो कि सपोज ये लेंथ आपकी बड़ी है ना, अल्फा मान लो बड़ा है और ये छोटा है, तो इस छोटे की वजह से जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो छोटा पड़ जाएगा एज कंपेयर टू इस बड़े की वजह से जो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर अल्फा बड़ा होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नीचे की तरफ बड़ा आएगा, तो इसका मतलब आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम केस 1 पढ़ते हैं, जहां पर केस 1 में क्या आएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। पहले इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, है ना। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर मतलब ये हो गया कि ठीक है, ये जो वायर था जो हमने फाइनाइट लिया था पिछली बार, है ना, जो हमने डेरिवेशन किया था, जिसमें क्या था कि ये आर जो दूरी थी ये और इसकी जो लंबाई थी वो एक दूसरे से कंपेरेबल थी। अब इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि इस तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि उसके सामने ये आर बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट, वैसे तो इनफाइनाइट वायर कुछ नहीं है, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू दिस पॉइंट आर। ठीक है, तो इस आर के रिस्पेक्ट में इसकी लंबाई काफी ज्यादा हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये कैसे बिहेव करेगा? इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये वायर है और आप पॉइंट पी को बहुत पास लाइक दिस ले आओ, तो उस पॉइंट के लिए यहाँ चीटी को बैठा दो एक, तो उस चीटी को ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लगेगा, लाइक दैट। तो ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं मान लो अल्फा मेजर कर रही थी, देखते हैं अल्फा यहाँ पर कि अल्फा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट से, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पी पॉइंट को मिला दो तो जो एंगल बनता था अल्फा बनता था। तो जैसे जैसे आपका ये जो वायर है ये इनफाइनाइट की तरफ रीच करेगा, समझना बहुत ध्यान से, ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो पूरा इनफाइनाइट है ना, लाइक दिस, तो ये जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा। अब ऐसे सपोज करो कि आपको सामने देखना है तो एंगल 0 डिग्री, फिर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और ऐसे इनफाइनाइट को देखना हो तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा जो जाएगा वो कितना जाएगा? 90 डिग्री जाएगा। ऐसे मतलब एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और बहुत लंबा किसी तार को देखना है तो आप कैसे जाओगे? एकदम ऊपर, मतलब 90 डिग्री की तरह। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे भी इनफाइनाइट की तरह जा रहा है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे मुड़ोगे, देखोगे, नीचे देखोगे, और अगर मान लो तार बहुत नीचे तक भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप एकदम नीचे आ जाओगे, ऐसे ऐसे देखोगे। तो इसका मतलब बीटा भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना। और ध्यान रहे कि मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाले पार्ट में, जब मैंने डेरिवेशन किया था तो उसमें सिखाया था कि अल्फा का मेजरमेंट जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, और जब आपने डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन बहुत ध्यान समझेंगे, जब आपने डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन में हम अल्फा को क्या लेते थे? पॉजिटिव, और बीटा को क्या लेते थे? नेगेटिव। ठीक है, बीटा को क्या लेते थे? नेगेटिव। चलिए, तो उसी तरीके से क्या फॉर्मूले निकल के आए थे हमारे? तो हमारा ई एक्स निकल के आया था के लैम्डा बाय आर, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
चलिए, तो अगर ई एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है यहां पर, तो अल्फा की वैल्यू भी 90 और बीटा की वैल्यू भी 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, दोनों 90 डिग्री है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। सो ई एक्स कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर। और ई वाई कितना निकल के आया था बेटा, तो ई वाई निकल के आया था k लैम्डा बाय आर, ठीक है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और डायरेक्शन थी माइनस आई कैप। डायरेक्शन क्या थी, माइनस आई कैप। याद करो, है ना, हमने जो एलिमेंट माना था वो ऊपर माना था, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा था वो एक तो माइनस आई कैप में और एक पॉजिटिव आई कैप में। तो इसके साथ डायरेक्शन थी आई कैप और इसके साथ डायरेक्शन थी माइनस आई कैप। अब यहां अल्फा बीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0। सो ई वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ध्यान देने वाली बात ये थी कि वैसे तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि cos 90 भी 0 है, cos -90 भी 0 है, बट यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों आपको साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी उनके साइन कंसिडर कर लिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू जो भी है हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अल्फा को हम मापते हैं कैसे, इस तरीके से क्लॉकवाइज, और बीटा को मापते हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखना है बस। चलिए, अब मैंने ये चीज क्यों सिखाई वो बाद में बताऊंगी मैं, पहले इससे पहले सेमी इनफाइनाइट वायर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, चलिए देखो, तो आपको इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है इनफाइनाइट वायर के केस में। तो इनफाइनाइट वायर के केस में और बहुत ज्यादा 99% यही काम आता है ना इनफाइनाइट वायर। सो इनफाइनाइट वायर के केस में आपको याद रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेट्स से आर दूरी पर, वो कैसा होगा बेटा 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और याद करो कि 2k लैम्डा बाय आर एक और जगह आता था, मैं बताऊं, ये आता था सेमी रिंग का सेंटर पे। याद करो, सेमी रिंग का सेंटर पे। तो इसका मतलब जो इनफाइनाइट वायर है वो ठीक वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे कोई रिंग करती, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होती आर, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे कोई रिंग होती है सेमी रिंग, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसके सेंटर पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता बेटा 2k लैम्डा बाय आर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस में बेटा चाहे तो इनफाइनाइट वायर को सेमी रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं या सेमी रिंग को हम इनफाइनाइट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, या ऐसे बोलो बहुत ही क्लासिक रिजल्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब फिजिक्स की खूबसूरती है ये कि आप देख रहे हो कि इनफाइनाइट वायर का ठीक रिजल्ट जो है वो ठीक सेम आ गया किसके, सेमी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द सेंटर विच इज 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। चलिए, इसके बाद मूव करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा होता है देखते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है कि वायर तो वही इनफाइनाइट है बट पॉइंट पी को हम एक एंड पे ले आते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं यहां पर आर दूरी पे पॉइंट पी को ले आई और यहां से ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, यहां से ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो समझते हैं, फिर से हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे ई एक्स और ई वाई। पिछली बार आपने देखा था कि ई वाई इसलिए कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि आपने बोला कि ये दूरी आर है, ये पॉइंट पी है। तो आपने देखा था कि अगर मान लो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है ना, तो ठीक ऐसा ही एलिमेंट नीचे भी अवेलेबल होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। इन दोनों के एक्स कंपोनेंट तो एडअप हो जाएंगे, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट और इसका भी एक्स कंपोनेंट एडअप हो जाएंगे, और इन दोनों के जो वाई कंपोनेंट्स थे वो क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे कंप्लीटली, क्योंकि यहां भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा था और यहां भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा था। इस तरीके से निकाला था, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, देखो यहां पर क्या समझना है कि यहां पर वाई कंपोनेंट आपके बार कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा जो एलिमेंट है वो इस पॉइंट पी के ऊपर है, तो ई एक्स भी आएगा भन्नाट और ई वाई भी आएगा, ठीक है। तो ई एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सो इट इज k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये याद होना चाहिए आपको फाइनाइट वायर की वजह से। अल्फा क्या पुट करेंगे, तो देखो आप पॉइंट पी से शुरुआत करोगे, ठीक सामने वाले पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए आप सामने देखोगे, मतलब एंगल आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से। फिर आप ऊपर पॉइंट पे मूव करोगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और मूव करोगे तो और एंगल बढ़ेगा,
और मूव करोगे तो एंगल बढ़ेगा। और आप इनफाइनाइट को मतलब बहुत लंबे तार को देख रहे हो जो ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपका एंगल जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो अल्फा विल बी 90 डिग्री। और आप देख रहे हो कि नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब आप ठीक सामने ही देख रहे हो ना, नीचे तो कोई एंगल ही नहीं है, नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एंगल भी नहीं बनेगा, मतलब बीटा क्या रहेगा आपका बेटा 0 डिग्री। ठीक है ना। आप बोलोगे कि सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है और इसको जब मिला दोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा, ये 0 डिग्री। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो पुट कर देते हैं k लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस 0, सो इट विल बी k लैम्डा बाय आर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं EY पे। सो EY का फॉर्मूला कितना है, k लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और इसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा माइनस आई कैप। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपने जो एलिमेंट माना था वो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरफ आ रहा था, तो EY रिजल्ट जो था आपका माइनस आई कैप में आ रहा था। फिर से वही अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 0, सो cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0, सो इट इज k लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा ये भी आ गया k लैम्डा बाय आर और ये भी आ गया k लैम्डा बाय आर। अब फिर से याद करो, यही सेम रिजल्ट किसका आता था, क्वार्टर रिंग का आता था, क्वार्टर रिंग का। क्वार्टर रिंग मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए और इस तरीके से मैं आर रेडियस की एक रिंग बना दूं, ठीक है ना, वायर को हटा के इसको सेंटर मानते हुए, रिंग का एक पार्ट यहां रखते हुए, रिंग का एक एंड यहां रखते हुए इस तरीके से मैं रिंग बना दूं, तो जो इनफाइनाइट वायर का पॉइंट पी पे कंट्रीब्यूशन आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही इसका आ रहा है, वही इस क्वार्टर रिंग का आ रहा है। ठीक है, तो फिर से खूबसूरती हो गई कि सेमी इनफाइनाइट वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सेमी रिंग। ठीक है, सॉरी क्वार्टर रिंग। सो सेमी इनफाइनाइट वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्वार्टर रिंग, है ना। ये मतलब ईश्वर की माया, या ऐसे बोल लो कि फिजिक्स की खूबसूरती है कि रिजल्ट्स एकदम सेम सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार क्वेश्चंस जब दिए जाएंगे तो हम हो सकता है कि इनफाइनाइट वायर को, सेमी इनफाइनाइट वायर को क्वार्टर रिंग से रिप्लेस कर दें, या क्वार्टर रिंग को हम सेमी इनफाइनाइट वायर से रिप्लेस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट केस और आता है इसमें। पहला केस क्या पढ़ा आपने फाइनाइट वायर के बाद, कंप्लीट इनफाइनाइट वायर, मतलब ऊपर से भी अल्फा 90 बीटा भी 90। सेकंड क्या पढ़ा कि बीटा तो 0 डिग्री और अल्फा 90 डिग्री। अब थर्ड केस क्या है वो देखते हैं, है ना। वो भी बहुत क्लासिक केस है जो आपको जनरली नहीं बताया जाता क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम वही चीजों को डिस्कस करने आए हैं इस चैनल पे जहां बच्चों को डिफिकल्टी लेवल महसूस होती है और जनरली क्लास में अवॉइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए केस थर्ड जो है वो देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, केस थर्ड बोल लो या इसको एक तरह से क्वेश्चन मान लो, है ना। तो क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो कि मान लो आपको ऐसा वायर दिया हो, है ना, कुछ इस तरीके से लाइक दिस, और आपको जो पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट है वो कुछ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर से मैं क्या बोल रही हूं समझना कि ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और आपको पॉइंट पी जो है वो नीचे दिया है, नीचे, है ना। तो अगर यहां पर पॉइंट पी दिया होता तो मेरा आंसर ठीक वैसा ही निकल जाता जैसा मैंने केस 1 में निकाला था। ठीक है ना, केस 1 में डिराइव किया था मैंने। अब ये पॉइंट भी यहां पर है तो मैं अब डेरिवेशन ना यूज करके मैं अपने फॉर्मूले यूज करूंगी, बट बहुत स्मार्टली यूज करूंगी, है ना। देखना बहुत ध्यान से कैसे यूज करूंगी कि मान लो मुझे ये सवाल में दूरी गिवन होगी विच इज r, और मुझे ये भी गिवन होगा कि लोएस्ट पॉइंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, लोएस्ट पॉइंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है। तो लेट्स से वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा है अल्फा, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये लेट्स से एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। वो चाहे क्योंकि आप टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट के एंगल को जनरली नाम देते हो अल्फा, तो वो उसको हो सकता है अल्फा भी दे दे, और इसको हो सकता है क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के उस एंगल को नाम देता है वो बीटा, तो वो इसको बीटा दे दे। ठीक है, अब समझना क्या है समझते हैं, है ना। जब आपको ऐसा कुछ वायर दिया था फाइनाइट, है ना, तो आपने क्या किया था, आपने टॉप मोस्ट पॉइंट को मिलाया और इस एंगल को मापा विच इज अल्फा। ठीक है, फिर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट को नापा और इस एंगल को मापा बीटा।
ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये मापा गया था क्लॉकवाइज और ये मापा गया था एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे कि ये ऐसे अल्फा मापा गया था और ये ऐसे बीटा नापा गया था। सो ये क्लॉकवाइज मापा गया था और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए जो हमने लिमिट्स रखी थी वो माइनस बीटा से अल्फा रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि हमने जो एलिमेंट माना था बेटा किसी एंगल थीटा पर, तो उस थीटा को भी क्लॉकवाइज माना था। तो थीटा आपने क्लॉकवाइज माना है, अल्फा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब अल्फा पॉजिटिव। थीटा आपने जो एंगल माना था वो आपने क्लॉकवाइज, लेकिन बीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज मापा था, इसलिए बीटा को नेगेटिव लिखना पड़ा था। बट आप ऑलरेडी साइन कंसीडर कर चुके थे, वहां आपका ऑलरेडी मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो आपने ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया था और साइन के साथ ही आपके फॉर्मूले आ रहे थे के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, एंड ई वाई विल बी के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान समझेंगे। अब आपको इन फॉर्मूले में सिर्फ जैसे अल्फा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री दी जाए और बीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री दी जाए, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना था, अल्फा को सिंपली 60 डिग्री भरना था और बीटा को सिंपली 30 डिग्री भरना था। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मेजर्ड था क्लॉकवाइज, फॉर्मूले में भी क्लॉकवाइज माना गया था, और ये ऑलरेडी मेजर्ड था एंटी क्लॉकवाइज, तो फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस कंसीडर कर लिया गया था। ठीक है, तो बस आपको यहां पर मैग्नीट्यूड्स भरने थे या डेटा भरना था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप गौर फरमाएं तो आप अल्फा भी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज, और बीटा भी कैसा मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, बीटा भी कैसा मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज। ठीक है, जबकि आपने जो फॉर्मूला निकाला था बेटा, वो फॉर्मूला कैसे निकाला था, जिसमें अल्फा आपका क्या था, क्लॉकवाइज, और बीटा आपका क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अगर उसी फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो जहां बीटा को एंटी क्लॉकवाइज मापा गया था और आप माप रहे हो अभी इस सवाल में क्लॉकवाइज, तो आपको उस फॉर्मूले में थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी। कैसे होशियारी करनी पड़ेगी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में अल्फा तो क्लॉकवाइज चल रहा था, यहां भी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा भरनाट अल्फा ही लिखो, मतलब इट इज के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस। अब साइन बीटा की बात आ रही है, आपने बीटा फॉर्मूले में एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए थे, लेकिन यहां बीटा आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आपके फॉर्मूले में एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिखना था, लेकिन आप क्लॉकवाइज एंगल लिख रहे हो, तो आपको माइनस बीटा लिखना चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका, और आप खुद समझ सकते हो, देखो बहुत ध्यान समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो इस चीज को कि अब आप ऐसे सोचो कि यहां से लेकर यहां तक के पार्ट में आपने ये माइनस कर दिया। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि आपने इस फिगर को आप ऐसे समझो कि इट इज ये पॉइंट पी, ये आर, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, माइनस और ये एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, इसको मैं E1 मान लेती हूं और इसको मैं मान लेती हूं E2। सो E1 माइनस E2 विल गिव मी दिस फिगर, E1 माइनस E2 विल गिव मी दिस फिगर। तो सेम रिजल्ट आ जाएंगे मेरे। तो देखो E1 को मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अल्फा आपका अल्फा ही लिखा जाएगा और बीटा आपका क्या हो जाएगा, 0। यहां अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, बीटा है ना क्लॉकवाइज, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। नीचे वाला एंगल तो 0, ऊपर वाला एंगल अल्फा होता है फॉर्मूले में, और अल्फा की वैल्यू फॉर्मूले में क्या पुट करनी पड़ेगी, बीटा। तो यहां से जो E1 आएगा वो आएगा के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस 0, और यहां से E2 आएगा के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा की जगह क्या भरना पड़ रहा है, बीटा, क्योंकि अब ऊपर वाला एंगल बीटा नाम दे दिया, प्लस 0। अब आप E1 माइनस E2 कर लो, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये इसका एक और मेथड हो गया देखने का। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते थे कि फॉर्मूले में जो अल्फा मेजरमेंट होता था वो क्लॉकवाइज होता था और बीटा मेजरमेंट होता था वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप उसके विरुद्ध चलोगे या उसके अगेंस्ट चलोगे, मान लो आपने बीटा को कौन सा एंगल बोल रखा है, कौन सा एंगल बोल रखा है, मान लो क्लॉकवाइज एंगल बोल रखा है, तो आपको फिर बीटा को विद साइन भरना पड़ेगा। ठीक है, और या आप बीटा को ऐसे समझो कि हम बीटा को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करेंगे, तो इसका मतलब हमें इस लाइन पे पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंस लाइन
will measure in anti-clockwise direction and will reach the bottom line like this. So ये एंगल कितना होगा 360 माइनस बीटा. तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करने में हमें जो बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी 360 डिग्री माइनस बीटा. इसका मतलब यहां पर आप चाहें तो माइनस बीटा की बजाय 360 डिग्री माइनस बीटा भी लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड देन द आंसर विल बी अगेन सेम. ठीक है. और अभी भी ये सवाल अधूरा है क्योंकि मैंने सिर्फ EX निकाला है, आपको भी EY भी निकालना है. सो EY का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखो EY का फॉर्मूला देखते हैं. ठीक है. सो EY में अगेन निकालने के लिए अल्फा को आप भरोगे अल्फा और बीटा को या तो आप माइनस बीटा भर लो या बीटा को आप भर सकते हो 360 डिग्री माइनस बीटा. ठीक है ना, ऐसे लगा लो. अल्फा को अल्फा ही भरना है, बीटा को माइनस बीटा या 360 डिग्री माइनस बीटा. अब EY का फॉर्मूला क्या बने था? K लैम्डा बाय R कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा. ठीक है. सो इट इज K लैम्डा बाय R कॉस बीटा. बीटा की जगह तो माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा इज अगेन कॉस बीटा. सो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा. मतलब आपके EY कंपोनेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सेम रिजल्ट आ गया जैसा बीटा अगर नीचे होता उस केस में आता. ठीक है ना. तो दिस इज EX, दिस इज EY. सो समरी ऑफ द स्टोरी इज और समरी ऑफ दिस लेक्चर इज कि आपको यह ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है बच्चों? देखो कि फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा. आपको अगर फाइनाइट वायर का रिजल्ट याद है तो आप सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हो. आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर फाइनाइट वायर से दूरी R है और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट वाला जो एंगल है वो अल्फा मेजरमेंट हो रहा है और उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट वाला एंगल जो है वो बीटा बोल रहे हैं. सो EX विल बी K लैम्डा बाय R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां आपको अल्फा रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हुए होना चाहिए और जहां बीटा आपका रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए. ये पूरी इंफॉर्मेशन है फॉर्मूले को याद करने की. अगर आपने ये इंफॉर्मेशन याद नहीं रखी ना तो आपका आंसर गड़बड़ा आ सकता है. फिर EY K लैम्डा बाय R cos बीटा माइनस cos अल्फा एंड दैट विल बी माइनस आई कैप डायरेक्शन एंड हियर इट इज प्लस आई कैप. ठीक है. cos बीटा माइनस cos अल्फा एंड माइनस आई कैप, सॉरी माइनस जे कैप, क्योंकि आपने ऊपर वाला एलिमेंट माना था और ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा जिसका एक कंपोनेंट आई कैप और दूसरा कंपोनेंट माइनस जे कैप. समझ में आया मेरे बच्चों? अब जब जब आपको कुछ इससे डिफरेंट दिखे, है ना, जब जब आपको इससे कुछ डिफरेंट दिखे, जैसा कि ये वाला केस था जिसमें R दूरी पे पॉइंट P पे हमने बात की थी, तो हमने बोला कि ये एंगल जो है, फिर से रिवाइज करवा रही हूं मैं, ये एंगल जो है लेट्स से अब की बार मैं एंगल ले लेती हूँ 10 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये ले लो 60 डिग्री. ठीक है. सो आपका रेफरेंस लाइन से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, मतलब अल्फा इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ट्रू. और बीटा जो आपको एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको 360 डिग्री माइनस 10 लिखना चाहिए. ठीक है. या तो ये सही है या आप बीटा को लिखें फिर माइनस 10 डिग्री, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जाने की बजाय आप कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज. तो अब आप फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या भरेंगे? 60 डिग्री और बीटा की जगह क्या भरेंगे? या तो माइनस 10 डिग्री भर लो या 360 माइनस 10 डिग्री. तो इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हो. इसमें एक और ब्यूटीफुल केस है जब अल्फा और बीटा बराबर हो, लाइक दिस. ठीक है. ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले लिया अपन ने, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा. तो उस केस में बच्चों क्या रिजल्ट आएगा? देखो, इट इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा. ठीक है. और EY क्या हो जाएगा? मैं तो बिना देखे कह सकती हूँ 0, क्योंकि ऊपर वाले का जो नीचे कंपोनेंट आएगा वो नीचे वाला ठीक इसके सिमेट्रिकल जो ऊपर कंपोनेंट आएगा वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे. या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इट इज K लैम्डा बाय R cos बीटा माइनस cos अल्फा. जब आप बीटा की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे सो कैंसिल आउट, सो विल बी 0.
अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इट इज ई एक्स इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ गया, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, है ना। कई लोग हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से ये पूरा एंगल दे दें बीटा, लेट्स से मैंने कोई एंगल दे दिया या मैंने पूरा एंगल दे दिया लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, आपका फॉर्मूला में जो अल्फा था ना वो हाफ एंगल था, तो आपको लिखना चाहिए कि इट इज हाफ एंगल, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो अगर आपने साइन 60 डिग्री लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि अल्फा क्या था हमारा, हाफ एंगल था, और आपको दिया कितना है, पूरा एंगल, ताकि आप गलती करो, और पहला ऑप्शन ऐसा ही दिएगा वो। तो आप क्या लिखोगे, 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 60 डिग्री इन दिस केस, सॉरी 60/2 डिग्री। देखो मैंने भी वही गलती करी। सो बी केयरफुल, एंड आई होप कि मैंने सारे जो इसमें ट्विस्ट थे वो सारे मैंने कंसीडर कर लिए हैं। अब आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है इस इनफाइनाइट चार्ज पर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर, और मैं भी इसके आपको एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।